एमसीक्यू सेशन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लायर इफेक्ट इन मनी सप्लाई इज इंड्यूस्ड थ्रू। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका मनी सप्लाई होता है उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट किसके थ्रू आता है। पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा है प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, तीसरा है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट और चौथा है चेन ऑफ रिलेंडिंग क्रिएटिंग न्यू डिपॉजिट्स। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है आपको। ये जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है दोस्तों, मल्टीप्लायर इफेक्ट आने के पीछे एक कारण है चेन ऑफ रिलेंडिंग एंड क्रिएटिंग न्यू डिपॉजिट्स। ठीक है, चेन ऑफ रिलेंडिंग एंड क्रिएटिंग न्यू डिपॉजिट्स। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, मनी इन सर्कुलेशन इज इंडिकेटेड बाय। आखिर मनी इन सर्कुलेशन को किससे इंडिकेट करते हैं, M1 से, M2 से, M3 से या M1 प्लस M2 प्लस M3 से। तो दोस्तों मनी इन सर्कुलेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं M3 से। ठीक है, मनी इन सर्कुलेशन इज इंडिकेटेड बाय M3। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, मनी इन सर्कुलेशन इज इंडिकेटेड बाय M3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द कंपोनेंट ऑफ ब्रॉड मनी आर। ब्रॉड मनी का कौन कौन सा कंपोनेंट है। कैश इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, कैश इन करेंसी चेस्ट विथ RBI, क्रेडिट अवेलेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम RBI, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। तो दोस्तों यदि हम ब्रॉड मनी की बात करें, इसके कंपोनेंट्स हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्कुलेशन में करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, M3 का सोर्स क्या है। पहला ऑप्शन है क्रेडिट अवेलेबल बाय पब्लिक एंड गवर्नमेंट, क्रेडिट अवेलेबल बाय पब्लिक एंड नेट फॉरेन करेंसी एसेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट अवेल्ड बाय पब्लिक एंड RBI, क्रेडिट अवेल्ड बाय पब्लिक एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो M3 का सोर्स आपसे पूछा गया है, तो M3 का सोर्स है कि जो पब्लिक के द्वारा क्रेडिट अवेल किया गया वो, और दोस्तों जो नेट फॉरेन करेंसी एसेट है बैंकिंग सिस्टम का वो। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो जो भी क्रेडिट अवेल किया गया है पब्लिक के द्वारा और नेट फॉरेन करेंसी एसेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, सो दीज आर 2 सोर्सेज ऑफ M3। क्वेश्चन नंबर 5 है, M3 दे रखा है आपको 20,000, M1 दे रखा है आपको 5,000, आपसे पूछा है कि मनी मल्टीप्लायर बताओ। तो दोस्तों मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है M3 अपॉन M1। तो यहाँ पे आप यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे 20,000 अपॉन 5,000 को, तो ये आपको मिल जाएगा 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। चलिए आगे देखते हैं, मनी मल्टीप्लायर का रेंज पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन को देखिए, 3.5 से लेके 3.6, 3.4 से लेके 4.6, 3.3 से लेके 3.6 और चौथा है 3.4 से लेके 4.8। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 3.4 से लेके 4.8। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर मिनिमम होता है 3.4, मैक्सिमम होता है 4.8, इसी रेंज के बीच में लाई करता है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी मेजर टेकन बाय RBI टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मनी सप्लाई। तो दोस्तों मनी सप्लाई को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए RBI कौन सा पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है, तो RBI जो पॉलिसी लेकर आती है, ऑप्शन है क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। तो दोस्तों RBI जो पॉलिसी लेकर आती है उसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI कैन प्रिस्क्राइब CRR रिक्वायरमेंट एट मिनिमम 3%, मैक्सिमम 20%, मिनिमम 3% एंड विदाउट एनी अपर लिमिट, नो लोअर लिमिट और मैक्सिमम 20%, नो लोअर लिमिट एज वेल एज नो अपर लिमिट। तो दोस्तों याद रखिएगा कि RBI CRR रिक्वायरमेंट के लिए ना ही कोई लोअर लिमिट है ना ही कोई अपर लिमिट है। ठीक है, तो देखिए 2007 तक जो है मिनिमम वैल्यू था 3% और मैक्सिमम वैल्यू था 20%, लेकिन जो दोनों लिमिट को 2007 के बाद से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो एक अमेंडमेंट आया जिससे ये दोनों लिमिट को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा अमेंडमेंट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। तो आपका यदि लिक्विडिटी एक्सेस होगा तो इन्फ्लेशन होगा और रिडक्शन इन मनी सप्लाई होगा, ये गलत है। शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, ये सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी बाय बैंक, तो आप देखिए यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए RBI क्या करती है कि CRR और SLR रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपसे पूछा गया इनकरेक्ट पेयर, सो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में करा है एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंपोनेंट ऑफ DTL इंक्लूड क्रेडिट बैलेंस इन ECU अकाउंट्स, क्लेम रिसीट फ्रॉम ECGC, ओवरसीज बोरोइंग, लायबिलिटीज अंडर CCIL विद सेल। तो दोस्तों DTL का कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम ECGC, सॉरी ओवरसीज बोरोइंग। देखिए क्रेडिट ECU अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम लोग DTL के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। साथ ही साथ ECGC से जो क्लेम रिसीव होता है उसको भी हम लोग DTL के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। जो CCL का लायबिलिटीज़ है उसे भी इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन किसे इंक्लूड करते हैं तो वो है हमारा ओवरसीज़ बोरोइंग, यानी कि हमारे देश के बाहर से जो भी बोरोइंग हमें मिल रही है जिसे हम लोग ओवरसीज़ बोरोइंग कहते हैं, सो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर DTL, दैट इज डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके,
So this thing you should be clear. Okay, now let's move to the next question. Which of the following component is exempted from DTL calculation? आपके सामने 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से किसे DTL कैलकुलेशन से एग्जाम्पशन दी गई है। पहला ऑप्शन है फॉरेन आउटवार्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, दूसरा ऑप्शन है नेट इंटरबैंक बोरोइंग ऑब्लिक डिपॉजिट विद मैच्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 14 डेज, तीसरा ऑप्शन है डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, चौथा ऑप्शन है ओवरसीज बोरोइंग। तो इसे इसमें से किस कंपोनेंट को DTL कैलकुलेशन से एग्जाम्पशन दिया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है नेट इंटरबैंक बोरोइंग दैट इज एंड डिपॉजिट विद मैच्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पशन दिया गया है। बाकी फॉरेन आउटवार्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, ओवरसीज बोरोइंग, तो ये सब जो है पार्ट होता है। मैंने बताया ना आपको कि ये देखिए ओवरसीज बोरोइंग ये वाला, ठीक है, आपको यदि पूछे कि डिटेल का पार्ट बताओ, अभी मैं आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ये ओवरसीज बोरोइंग याद रखिएगा। ओवरसीज बोरोइंग हमारा DTL का पार्ट है, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट भी पार्ट है, और फॉरेन आउटवार्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट भी पार्ट है। सो ऑप्शन ना A, C और D तो होगा, लेकिन B नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कैसे स्टडी मटेरियल की तलाश में है जिसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ, वो भी क्विज के फॉर्मेट में, ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में। तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान। ये मॉक टेस्ट प्लान सभी सब्जेक्ट्स CIB सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको इसके अंदर डेली क्विजेज मिलते हैं, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, मंथली मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी दोस्तों 200 से ज़्यादा क्विजेज का सेट है। डेली क्विज यानी प्रत्येक दिन आपको 2 क्विज मिलेगा, प्रत्येक क्विज में 15 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वो टॉपिक मैं आपको डेली बता दूंगा कि इस टॉपिक आपको पढ़ना है और आपको टेस्ट देना है। वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का सेट होता है जो कि वीकली कंडक्ट होता है। इसके अंदर दोस्तों आपको जो सप्ताह में आपने टॉपिक कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर केस स्टडी भी इंक्लूडेड है, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी साथ मिलेगा। मंथली वाइज मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट में जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो हम एक मॉक टेस्ट लेते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जैसे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लोग 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका कॉस्ट रखा गया है ₹200। आप ये स्केड्यूल देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने स्केड्यूल तैयार किया है, और आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, अपने अनुसार कितने भी बार दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, मुझे व्हाट्सएप करना है। ये प्रोग्राम तो मैंने आपको BFM का दिखाया, सिमिलर प्रोग्राम आप देख सकते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8292857381। डिस्क्रिप्शन में भी इस व्हाट्सएप नंबर लिखा गया है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारा AVFM का प्लान है, AVFM का है, AVM का है और BRBL का। यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इनरोल होंगे तो 200 पड़ेगा। डिटेल्स का एग्जाम्पशन क्या क्या है? टाइम डिपॉजिट, फॉरेन आउटवार्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट, ट्रांजैक्शन इन CBLO विद CCIL, और D का है ओवरसीज बोरोइंग। तो दोस्तों आप डिटेल का एग्जाम्पशन यदि देखें तो टाइम डिपॉजिट क्या इसका एग्जाम्पशन है? तो दोस्तों देखिए टाइम डिपॉजिट तो पार्ट है इसका, फिर फॉरेन आउटवार्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट भी पार्ट है, ओवरसीज बोरोइंग भी पार्ट है, लेकिन जो कह रहा है कि CBLO का ट्रांजैक्शन CCIL के साथ, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ DTL, ओके, दैट इज वाई दिस इज एग्जेम्प्टेड। तो ट्रांजैक्शन इन CBLO विद CCIL इज नॉट अ पार्ट ऑफ DTL, सो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इनमें से किसे एग्जाम्पशन दिया गया है डिटेल कैलकुलेशन? ये क्वेश्चन मैंने बार बार बताया आपको। ओवरसीज बोरोइंग पार्ट है, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट पार्ट है, फॉरवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस इन ट्रांजिट पार्ट है, लेकिन ये जो कह रहा है कि नेट इंटरबैंक बोरोइंग ये हमारा डिटेल कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, द बॉटम लाइन इज दैट यू नीड टू नो विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिटेल कैलकुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि डिटेल कैलकुलेशन का कौन कौन सा कंपोनेंट्स है। तो जब भी आप ये वर्ड देखें नेट इंटरबैंक बोरोइंग, आप उसे रिमूव कर दें, वो पार्ट नहीं है। फिर इसके अलावा आप कौन सा वर्ड देखेंगे आप, ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रांजैक्शन इन CBLO विद CCIL, ये भी हमारा पार्ट नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे, ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, लेकिन ध्यान रखना है आपको। हाँ, फिर आप देखेंगे कि ECEC क्लेम, ACU कंट्री का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी अंडर CCIL, ऑल ऑफ दीज आर नॉट पार्ट ऑफ DTL। तो you should be very clear that what are the components which are included under DTL and what are the components which are excluded from DTL, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा लायबिलिटीज़ है जिसको टाइम एंड डिपॉजिट, टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ CRR का पार्ट नहीं रखा जाता है? तो फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट का रिकरिंग डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल। बताइए इनमें किस लायबिलिटी को टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी का पार्ट नहीं रखा जाता है? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं रखा जाता ये कहा गया है।
तो फिक्स डिपॉजिट को, सेविंग बैंक अकाउंट को, रिकरिंग डिपॉजिट को या पेड अप कैपिटल को। तो देखिए फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ CRR कैलकुलेशन, कैश टू कैश रिजर्व रेशियो कैलकुलेशन। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो होता है। लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन कर रहा है पेड अप कैपिटल, तो दिस पेड अप कैपिटल इज नॉट टेकन अ पार्ट ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी फॉर पर्पज ऑफ CRR। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द CRR इज मेंटेन बाय द बैंक विद अ लैग ऑफ। आखिर CRR आप मेंटेन करते हो तो लैग कितना होता है, 1 वीक का, 1 फोर्टनाइट का, 3 वीक का या 1 महीना का। तो दोस्तों CRR को मेंटेन करने के लिए जो लैग होता है वो होता है 1 फोर्टनाइट का। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन एज अ फोर्टनाइटली एवरेज मीडियम एवरेज बैलेंस। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आप मेंटेन करते हैं फोर्टनाइटली एवरेज बैलेंस। चलिए मान लिए डेली बैलेंस के बेसिस पे ये कितना मिनिमम होना चाहिए एवरेज बैलेंस का। सो डेली के बेसिस पे हम बात करें तो एटलीस्ट 70% तो होना ही चाहिए। 70% होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो कैन लीड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यदि CRR घटेगा तो क्या होगा। पहला कह रहा है ऑप्शन इंक्रीज इन कैश अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक, इंक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन SLR। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि कैश रिजर्व रेशियो यदि घटेगा तो इस कारण से क्या होगा। देखिए कैश रिजर्व रेशियो यदि घटेगा तो बैंकों को RBI के पास कम पैसा सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा, तो बाकी पैसा बैंक क्या करेगी, लैंड कर सकेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं व्हेन RBI ऑफर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू बैंक दिस लीड्स टू। तो RBI जब LAF बैंकों को ऑफर करती है, इसी कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है इंप्रूवमेंट इन लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंकों का लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ता है, ये कीवर्ड है लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन कर रहा है आपका कि इंक्रीज इन देयर कैपेसिटी टू लैंड, लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ना, कैपेसिटी टू लैंड बढ़ना, इंक्रीज इन देयर डिपॉजिट बढ़ना। ठीक है, और चौथा कर रहा है इंप्रूवमेंट इन इनकम ऑफ बैंक बाय मोर लैंडिंग, यानी बैंक का इनकम बढ़ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग के द्वारा। तो अब बताइए क्या सही आंसर है। तो दोस्तों लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ जाता है। डे टू डे लिक्विडिटी इज मैनेज बाय RBI थ्रू। तो RBI को यदि डे टू डे लिक्विडिटी मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेगी, चेंजेज इन CRR, चेंजेज इन SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों LAF जो है जिसे हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, ये इसीलिए बनाया ही गया है ताकि RBI अपने डे टू डे लिक्विडिटी को मैनेज कर सके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं LAF इज यूज टू मॉनिटर डैश लिक्विडिटी इन द मार्केट। LAF इज यूज टू मॉनिटर, पहला है डे टू डे लिक्विडिटी, दूसरा है वीकली, तीसरा है मंथली, चौथा है नन ऑफ दिस। तो LAF से हम लोग क्या कर सकते हैं, डे टू डे लिक्विडिटी मार्केट में क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसमेंट ऑफ फंड फॉर ओवरनाइट इज कॉल्ड। ओवरनाइट के लिए यदि आप फंड को प्लेस कर रहे हैं तो उसे आप नोटिस मनी कहेंगे, कॉल मनी कहेंगे या आप टर्म मनी कहेंगे या इनमें से सभी कुछ कहेंगे। तो दोस्तों आप यदि ओवरनाइट के लिए फंड को प्लेसमेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज कॉल मनी। ठीक है, आगे देखते हैं द लिक्विडिटी कॉरिडोर दैट RBI यूज टू कंट्रोल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज डिफाइंड बाय। तो उस लिक्विडिटी कॉरिडोर का क्या नाम है जो कि RBI यूज़ करती है ताकि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों ऑप्शन है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, कॉल मनी मार्केट, बैंक रेट, SLR एंड CRR। करेक्ट आंसर इसका रेपो एंड रिवर्स रेपो मार्केट। कॉरिडोर ऑफ पॉलिसी रेट इम्प्लॉय। तो यदि हम किसी पॉलिसी रेट के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे डिसीजन ऑफ पॉलिसी रेट दिया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कूपन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ वेरियस मैच्योरिटीज, बैंड स्पेसिफाइड बाय रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट सेट बाय RBI। तो कॉरिडोर का क्या मतलब है, कॉरिडोर का मतलब है कि जो बैंड रेपो और रिवर्स रेपो रेट सेट RBI के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है उसका मतलब है कॉरिडोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक कैन बोरो एंड लैंड ओवरनाइट अप टू मैक्सिमम ऑफ इतना एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर कैपिटल फंड। तो दोस्तों इसका लिमिट है आप 100% मैक्सिमम और 25% मिनिमम। नेक्स्ट है RBI इज इम्पोज विच ऑफ द फॉलोइंग सीलिंग ओवर कॉल मनी लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ बैंक ऑफ द नेट वर्थ रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए कोई बैंक है उसका नेट वर्थ है 100 करोड़। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसी बैंक की, तो उसका नेट वर्थ मान लीजिए है 100 करोड़। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके कॉल मनी के लैंडिंग और बोरोइंग रेट पे RBI ने कितना सीलिंग इम्पोज किया है। तो वो ध्यान रखिएगा उसका जो लिमिट है वो है हमारा 100 से 25%। मतलब या तो वो पूरा का पूरा 100% वो कॉल मनी में दे सकती है और मिनिमम वो 25% देगी, यानी 25 करोड़ देगी। समझ में आया? यही है 100 करोड़ टू 25 करोड़। चलिए ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम कैपिटल मैक्सिमम बोरोइंग ऑन एनी डेली लिमिटेड टू। तो मैक्सिमम बोरोइंग और मैक्सिमम लैंडिंग कितना है, तो ये मैंने बताया आपको, ये होता है हमारा 125 और 50। किसी दिन की बात हो रही है, यहाँ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, यहाँ पे दिन की बात हो रही है। ठीक है,
और यहाँ पे ओवरनाइट की बात हो रही है, तो ये दोनों में अंतर है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है फिर से उसको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम द वन बैंक। ऑब्वियस सी बात है, आरटीजीएस में रियल टाइम होता है, ग्रॉस बेसिस पे होता है। तो रियल टाइम का मतलब ये हुआ कि कोई भी वेटिंग पीरियड आपका नहीं है। तो ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मीनिंग हुआ? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन जो है 1-to-1 बेसिस पे है, विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद इन ट्रांजेक्शन। मतलब आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन को सिंगल ही लेकर चल रहे हो, आप किसी दूसरे के साथ से बंच नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आरटीजीएस हैज बीन फुली एक्टिवेटेड बाय आरबीआई फ्रॉम। आरटीजीएस कब चालू हुआ था? तो अगस्त 2003 से चालू हुआ था। सेटलमेंट नेट बेसिस पे था, रेदर देन ग्रॉस बेसिस। चलिए, तो आगे देखते हैं आरटीजीएस कब एक्टिवेट हुआ था, ये मैंने बताया आपको। आरटीजीएस एक्टिवेट हुआ था दोस्तों अक्टूबर 2004 से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीजीएस बाय बैंक। तो आरटीजीएस आखिर क्यों लाया गया? पहला पेपरलेस सिस्टम है, ये टाइम को कम करता है, इट रिड्यूसेस सिस्टमिक रिस्क बाय इन पेमेंट सेटलमेंट, और ऑप्शन बी कर रहा है इट रेगुलेट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आरटीजीएस लाने के पीछे रीजन क्या था कि ये जो है क्लियरिंग और पेमेंट और रिसिप्ट का जो टाइम है उसको घटाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इन्फिनिट किसने डेवलप किया? तो इन्फिनिट डेवलप किया गया किसके द्वारा? IDRBT के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 4 IDRBT का संस्था है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। डैश इज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से डील करना है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म चाहिए। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मैसेजिंग सिस्टम SFMS, ऑप्शन बी है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम NDS, ऑप्शन सी है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, और डी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। आगे देखते हैं इन्फिनिट का मतलब क्या है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इंडियन फाइनेंशियल न्यूज, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। देखिए ऑप्शन बी और डी में एक छोटा सा अंतर है, यहाँ पे फाइनेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे फाइनेंशियल लिखा हुआ है, छोटा सा अंतर है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ठीक है, आगे देखते हैं SFMS का फुल फॉर्म पूछा है, स्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग मैसेजिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, स्ट्रक्चरल। तो SFMS का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। SFMS का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मैनेजिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग मैनेजिंग सिस्टम इज फॉर। तो ये सभी के लिए, चाहे आपका इंटर बैंक हो, चाहे इंट्रा बैंक हो, चाहे आरटीजीएस हो, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को डील कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डील्स डन यूजिंग NDS आर क्लियर फॉर सेटलमेंट बाय। तो NDS के द्वारा जो डील होता है उसको सेटलमेंट कौन करता है? आरटीजीएस, नेशनल क्लियरिंग सेल ऑफ IDRBT, और बी का रहा है CC का रहा है ECIL। तो जो भी डील होता है NDS का, तो दोस्तों उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास है इनमें से कोई नहीं, ना ही वो आरटीजीएस से क्लियर होता है, ना ही उसके लिए नेशनल क्लियरिंग सेल है RBI का, और ना ही दोस्तों ECIL करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है NDS-OM। NDS-OM एक सिस्टम है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? पहला है प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़ फॉर टेलीफोनिकली नेगोशिएटेड ट्रेडिंग, बी कर रहा है प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज दैट इज कोड ड्रिवन, सी कर रहा है फॉरेस्ट डीलिंग सिस्टम फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, और डी कर रहा है सेंट्रलाइज क्लियरिंग फॉर ऑल सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन अ डे टू डे बेसिस। बताइए दोस्तों NDS-OM का सिस्टम क्या है? तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिक्योरिटीज़ पे ट्रेड कर सकते हैं, टेलीफोनिकली नेगोशिएटेड डीलिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 को, NDS मेंबरशिप किसके लिए ओपन है? पहला ऑप्शन कर रहा है कि हर एक ऑपरेटर जो भी फाइनेंशियल मार्केट में है, दूसरा कर रहा है कि हर एक वो ऑपरेटर फाइनेंशियल मार्केट का जिसके पास SGL अकाउंट है RBI के पास, सी कर रहा है ऑल ऑपरेटर्स इन फाइनेंशियल मार्केट हु हैव SGL अकाउंट विथ RBI और हैव कंस्टिट्यूएंट SGL अकाउंट थ्रू बैंक और DP, फिर डी कर रहा है बैंक्स, प्राइमरी डीलर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बताइए दोस्तों NDS मेंबरशिप किसके लिए ओपन है? तो दोस्तों NDS मेंबरशिप ओपन है हर एक ऑपरेटर फाइनेंशियल मार्केट का जिसके पास SGL अकाउंट है। आप पूछेंगे SGL क्या होता है, तो मैं बोलूँगा SGL होता है हमारा सब्सिडियरी लेजर अकाउंट। मैं इसको स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है, सब्सिडियरी जनरल लेजर। इसके बारे में हम लोगों ने
पिछले यूनिट में डिस्कशन किया था दोस्तों। तो यदि आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जरूर उसे जाकर देखें। तो जो भी ऑपरेटर्स है फाइनेंशियल मार्केट में जिनके पास SGL अकाउंट है RBI के पास, वही NDS के मेंबरशिप बन सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। FX क्लियर कौन ऑपरेट करता है? RBI, CCIL, FIDI या SEBI? तो FX क्लियर ऑपरेट करने वाला संस्था है CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है? ऑप्शन है IDRBT, CSCD, CSDL, CCIL, ऑल ऑफ दिस। तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा इसका CSDL। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि DVP को फैसिलिटेट करता है? DVP होता है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, किसके लिए? सेकेंडरी मार्केट के लिए, जो कि इक्विटी और डेट में डील करता है। ऑप्शन ए है IDRBT, बी है NDS, सी है NSDL और CSDL और डी है NEFT। तो दोस्तों DVP यानी डिलीवरी वर्सेस पेमेंट फैसिलिटेट करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है सेकेंडरी मार्केट का, वो है हमारा NSDL और CSDL। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक आपका केस स्टडी है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि नॉर्थ साउथ बैंक लिमिटेड है। क्या कर रहा है कि नॉर्थ साउथ बैंक लिमिटेड है, एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। उसने अपने एवरेज कैश रिजर्व को 175 करोड़ को कैलकुलेट किया। कब? जब फोर्टनाइट है 10 ये नवंबर 2017 को फोर्टनाइट शुरू हुआ था, तब का ये एवरेज कैश रिजर्व उसने बताया। तो बैंक को क्या करना है, अपने ऑब्लिगेटरी CRR का 70% मेंटेन करना है पहले 12 दिन तक। ठीक है, देखिए जो भी ऑब्लिगेटरी CRR है उसका 70% मेंटेन करना है फर्स्ट 12 डेज में, ड्यू टू फंड कंस्टेंट और हाई कॉल रेट इन इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। However, on 13th day of the fortnight, the bank would maintain रुपीज़ 400 करोड़। दोस्तों इसका सही समझिए, फोर्टनाइट समझते हैं ना, 14 डेज को फोर्टनाइट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 10 नवंबर को जो फोर्टनाइट शुरू हो रहा है तब से इसको 175 करोड़ एवरेज CRR मेंटेन करना है, एवरेज। ठीक है, और उसने 70% मेंटेन किया पहला 12 दिन तक, मतलब 10 से लेकर 22 तारीख तक उसने कितना परसेंट मेंटेन किया? 70% मेंटेन किया। ठीक है, और आपको ये लिखा हुआ है कि 13वां दिन जो है उसने उसको 400 करोड़ ही मेंटेन कर पाया। 13वां दिन 13 डे मतलब 23 तारीख को। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल CRR प्रोडक्ट अचीव एट, हाँ बताना है कि 13 दिन तक कितना CRR प्रोडक्ट उसने अचीव किया। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए पहला 12 दिन का आप निकाल लीजिए, तो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन फोर्टनाइटली इनटू मिनिमम बैलेंस नंबर ऑफ डेज, यही है। बताइए यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस कितना है फोर्टनाइटली मेंटेन किया है? तो देखिए दोस्तों 175 करोड़। ठीक है, एवरेज कैश रिजर्व मेंटेन करना है, और 90 इंटू 90/100, क्योंकि देखिए 90 कहाँ से आया? दोस्तों ये 70% है, 90% गलती से लिखा गया है 200, तो ये आ जाएगा 1890 करोड़। ये आपका कितना मिलेगा? 1890 करोड़। तो पहला 12 दिन जो फोर्टनाइट का था कितना CRR मेंटेन हुआ ये बताइए। तो 175 एवरेज था, उसका 70% ही मेंटेन कर पाया, तो 175% निकाल लीजिए और उसको 12 से गुना कर लीजिए, 1470 करोड़। ठीक है, और उसको लास्ट डे ऑफ फोर्टनाइट में कितना अरेंज करना पड़ेगा? तो दोस्तों देखिए 14 दिन पे जो प्रोडक्ट बेसिस बैलेंस है वो फर्स्ट 12 डे पे माइनस कर दीजिए, बैलेंस टू मेंटेन ऑन 12th डे अपॉन नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज। ठीक है, तो उसको 580 करोड़ जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। EWB इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम CRR ऑन प्रोडक्ट बेसिस फॉर फोर्टनाइट टू कंप्लाई विद CRR रिक्वायरमेंट ऑफ, तो वो आपका हो जाएगा 2450 टू कंप्लाई। ABC बैंक है, उसने मेंटेन किया बैलेंस को RBI के साथ CRR अकाउंट में, तो कब? 12 फरवरी 2010 को, पहला 10 दिन मिनिमम बैलेंस ऑफ 70%, 11th है 12th डे 600 करोड़, एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन इज 700 करोड़।
दोस्तों इसमें एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि CRR कैलकुलेशन पे। जैसे देखिए इंटरनेशनल बैंक का एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल दे रखा है 4400 करोड़, रिजर्व दे रखा है 8600 करोड़, डिमांड डिपॉजिट 26,000 करोड़, सेविंग बैंक डिपॉजिट 82,000 करोड़, टर्म डिपॉजिट 5200 करोड़, टर्म डिपॉजिट पब्लिक दिया हुआ है 12,03,200 करोड़, बोरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 800 करोड़, नबार्ड फाइनेंस 600 करोड़, सबॉर्डिनेट डेप्ट 800 करोड़, बिल पेबल 200 करोड़, इंटरेस्ट एक्रूड 80 करोड़, सस्पेंस अकाउंट 120 करोड़, टोटल लायबिलिटी आपका 2,52,000 करोड़। आप देखिए 4% ऑफ NDTL जो कि रेट प्रिस्क्राइब किया गया CRR बाय RBI, एवरेज बैलेंस कितना होगा? तो उसके लिए देखो दोस्तों आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। 26,000 प्लस 82,000 प्लस 12,33,200 प्लस जितना है सबको जोड़िए और उसका 4% निकालिए, ठीक है। ये आपका NDTL का 4% होता है CRR, तो मिलेगा 9,328। देखिए NDTL में क्या क्या आता है, पेड अप कैपिटल, रिजर्व, रिटेन प्रॉफिट, रिफाइनेंस एवरेज फ्रॉम RBI, सिडबी, नबार्ड, क्लेम रिसीव फ्रॉम DIC, ठीक है। इसको एक्सक्लूड करना है, इन सभी को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। जब भी आपको ये सब टर्म दिखे और इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट, बोरोइंग फ्रॉम, ये सब ये भी आपको एक्सक्लूड करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसे किसे हम लोग NDTL निकालने में एक्सक्लूड करेंगे, और ये सब आपको मिले तो वहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। क्या क्या है आपका, पेड अप कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, रिजर्व्स है, ठीक है। रिजर्व दिखे तो आप उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। फिर क्या है, रिटेन प्रॉफिट, रिफाइनेंस एवरेज फ्रॉम RBI, क्लेम रिसीव फ्रॉम DIC, कोर्ट एंड इंटर बैंक डिपॉजिट, SLR के लिए इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट, बोरिंग लायबिलिटी ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 15 days एंड अबव अप टू 1 year आर टू बी इंक्लूडेड टू NDTL, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिस्कस किए। और दोस्तों ये वाला केस स्टडी का मैं लिंक आपको दे देता हूँ। ये जो केस स्टडी कैसे बनेगा इसको मैंने अच्छे से समझाया है दोस्तों अपने वीडियोज़ में, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसको जाकर आप इस तरह की केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है जो कि हमारा एवरेज बेसिस पे है, उसको अच्छे से समझिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ।